हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7th और चैप्टर नंबर 2। ठीक। और इस चैप्टर नंबर 2 को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप बेसिक एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ लें। उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखें या फिर इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर उस चैप्टर को पढ़ लेना, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक। आइए डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को पूरा देखना। ठीक। देखो, सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे बात करने वाले हैं प्रमुख साम्राज्य के बारे में। और जो प्रमुख साम्राज्य हैं वो 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में भारत पे जो है किस किस साम्राज्य ने राज किया था। ठीक। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो का पूरा जो क्रेडिट है इस पीडीएफ का, वो पूरा क्रेडिट कुमार IAS सर को जाता है और उन्हीं की एप्लीकेशन की पेड कोर्स की ये पीडीएफ है। ठीक। आइए डिस्कस करते हैं सामंती व्यवस्था के बारे में। ठीक। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि 7वीं शताब्दी के दौरान जो है उप महाद्वीप में, ठीक है ना, बड़े जमींदार थे और उस समय जो है योद्धा जो है और सरदार थे। ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है कि वे कौन योद्धा और जो जमींदार थे। ठीक। वे अपने क्षेत्र को मौजूदा राजाओं के अधीनस्थ थे। ठीक। यानी कि राजा था और राजा के अधीन जो है सामंत थे और जमींदार थे। ठीक। और जमींदारों को नीचे जो है किसान मजदूर हुआ करते थे। ठीक। और इस प्रकार से ये व्यवस्था थी। आगे बात की जा रही है इनका कार्य क्या हुआ था। दरबार में उपस्थित होते थे, राजा के लिए उपहार लाते और इसके साथ जो है राजा को सैन्य सहायता प्रदान करते थे। ठीक। इसकी जो व्यवस्था थी वो कैसे थी। देखो, सबसे पहले तो किंग था, ठीक है ना, किंग KING। किंग के नीचे जो है सरदार, सॉरी सामंत, सामंत, ठीक है ना, S, जमींदार जो है J, और इसके साथ आपके सरदार, ठीक है ना, S। इस प्रकार से होते थे और इनके नीचे जो है आम जनता हुआ करती थी। ठीक। आम जनता में कौन थे, किसान थे, ठीक है ना, मजदूर थे और दिहाड़ी मजदूर थे। ठीक। तो ये जो सामंत थे, जमींदार थे और सरदार थे, ये किसानों से टैक्स लेते थे, ठीक है ना। और इसके साथ ये सामंत ये जो टैक्स अपने राजा को देते थे अपना कुछ कमीशन काटने के बाद। ठीक। इसी प्रकार से ये पूरी व्यवस्था चलती थी। ठीक। एक तरह से सामंत जो थे वह मीडिएटर का काम कर रहे थे। ठीक। और ये इतने कई बार तो इतने मजबूर हुआ करते थे कि कई बार इन्होंने जो है अपनी पावर का फ़ायदा उठा के राजा को ही ख़त्म कर दिया, ठीक है ना, और खुद राजा बन गए। ठीक। कई जगह देखने को मिला, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। सामंत से राजा तक। ठीक। तो यहाँ पे बात की जा रही है शक्तिशाली सामंतों ने स्वयं को जो है महासामंत एवं महामंडलेश्वर यानी कि मंडल का महास्वामी घोषित किया था। ठीक। आगे बात करें, कभी कभी उन्हें इतनी शक्ति और धन प्राप्त हो जाता था कि वे अपने अधिपतियों से अपनी स्वतंत्रता का दावा करने लगते। आगे बात की जा रही है, वे अपने क्षेत्र के स्वामी हुआ करते थे, ठीक है ना। देखो, ये स्वामी कैसे होते थे, जैसे कोई गांव है, ठीक है ना, इस गांव है और इस गांव का एक जमींदार है। ठीक। और वह जमींदार जो है पूरे गांव का एक तरह से मालिक हुआ करता था, गांव का पूरा जो है करता धरता हुआ करता था। ठीक। गांव में छोटे मोटे जो विवाद हैं, वाद विवाद एक स्वयं जो है निपटारा करता था। ठीक। और इस गांव से जितना भी जो टैक्स कलेक्ट होता था वह जमींदार करता, अपनी कमीशन काटने के बाद जो है यह अपने राजा को देता था। ठीक। इसी प्रकार से कई बार जैसे बड़ा गांव है, ठीक है ना, बड़ा गांव का जो जमींदार होगा उसके बाद ज़्यादा जो है शक्ति होगी, ठीक है ना। कई बार एक जमींदार एक से अधिक गांव का भी होता था। ठीक। तो इस केस में कई बार यह देखा गया है कि जमींदार ने राजा को ही उड़वा दिया। ठीक। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे बात की जा रही है वे अपने क्षेत्र के स्वामी बन गए थे। उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें तो यह दक्कन के जो राष्ट्रकूट थे। ठीक। इसके बाद बात करें राष्ट्रकूटा। राष्ट्रकूट जो थे शुरुआत में सामंत थे, ठीक है ना, इन्होंने अपने राजा को उड़वा दिया, फिर बाद में स्वयं ये राजा बनेगा। ठीक। बेस्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पे बात की जा रही है वे कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन काम करते थे। कौन, राष्ट्रकूट। ठीक। चालुक्य राजा थे, इनके अंदर जो है सामंत थे, उनका नाम था राष्ट्रकूट। ठीक, याद कर लेना। इसके बाद आगे बात की जा रही है कि राष्ट्रकूट जो है प्रमुख दंत दुर्ग ने जो 8वीं शताब्दी के मध्य में अपने चालुक्य आधिपत्य को उखाड़ फेंका था। ठीक। किसने, राष्ट्रकूट ने। और राष्ट्रकूट में कौन था, दंत दुर्ग, ठीक है ना। और इसने चालुक्यों को उखाड़ फेंका था। ठीक। चालुक्यों के अधीन काम करते थे राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट में कौन था, दंत दुर्ग। ठीक, याद कर लेना।
और आगे बात की जा रही है, उन्होंने जो है अनुष्ठान किया हिरण्य गर्भ यानी कि स्वर्ण गर्भ। ठीक, इसमें जो है आगे बात की जा रही है, ऐसा माना जाता है कि इससे जो बलिदान देने वाले का जो है क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता था, और भले ही वह जन्म से क्षत्रिय न हो। यानी कि जैसे कोई व्यक्ति जन्म से शूद्र या जो है कह सकते हैं वैश्य जाति में या वर्ण में जन्म लिया है और वह क्षत्रिय बनना चाहता है, तो उसे एक युद्ध जो है ये करना पड़ेगा हिरण्यगर्भ। ठीक है ना, हिरण्यगर्भ ये अनुष्ठान करना होगा और इसके बाद वह क्षत्रिय बन जाता था। ठीक, आगे बात की जा रही प्रशासन के बारे में। कई राजाओं ने अपने सामंतों के साथ जो है शक्तियाँ साझा की। ठीक, कभी कभी सत्ता किसानों, व्यापारियों और ब्राह्मणों के संघों के साथ साझा की जाती थी। एंड इसी प्रकार से आगे बात करें तो आगे इसमें बात की जा रही है लगान के रूप में। ठीक, लगान के रूप में संसाधन किसानों, पशुपालकों और जो है कारीगरों से उनकी उपज के रूप में प्राप्त किए जाते थे, और व्यापारियों से जो है राजस्व वसूला जाता था। ठीक, राजस्व संसाधनों का उपयोग ठीक किस प्रकार से होता था वो देख लेते हैं। राजा की व्यवस्था को वित्त पोषित करना। ठीक, यानी कि जो आम जनता है, आम जनता से जो है धन कलेक्ट करके, आम जनता से धन कलेक्ट करके जो है गिफ्ट के रूप में, कर के रूप में, और उस धन को जो है राजा को देना। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही मंदिरों का निर्माण करना, किले बनाने के लिए और जो युद्ध लड़ने के लिए। राजा जो धन प्राप्त करता था, राजा धन का प्रयोग जो है मंदिर निर्माण के लिए, किले बनाने के लिए और युद्ध लड़ने के लिए, इसके साथ जो है जो समाज हुआ करता था, राजा की जो प्रजा थी उसके कल्याण के लिए धन को खर्च करता था। ठीक, आगे बात की जा रही है इसमें राजस्व संग्रह करने वाले पद जो है राय वंशानुगत होते थे। वंशानुगत आपको पता ही होगा, प्रभावशाली परिवारों से जो है लोगों को भर्ती किया जाता था। ठीक, एंड आगे बात की जा रही है प्रशस्ति एवं जो है भूमि अनुदान ब्रह्मदेव। ठीक, की बात की जा रही है, तो इसमें जो है प्रशस्तियों ने उस छवि का प्रयोग, उस छवि का चित्रण किया जो राजा अपने बारे में प्रदर्शित करना चाहते थे। प्रशस्ति में दिए गए विवरण जो अक्षर से सत्य नहीं थे। ठीक है ना, एंड इनकी जो है रचना विद्वान ब्राह्मणों द्वारा की गई थी। अभी मैं बात करूंगा प्रशस्ति के बारे में, होता क्या था। ठीक, एंड आगे बात की जा रही है राजा ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे, और भूमि अनुदान को जो है ताम्रपत्रों, ये ताम्रपत्र पर जो है दर्ज किया जाता था। ठीक, देखो प्रशस्ति क्या होता था, राजा अपनी जो है प्रशंसा कराता था। ठीक, और राजा अपनी प्रशंसा जनरली राजकवि के द्वारा कराता था या विद्वान के द्वारा कराता था। अब राजा के अंडर में जो व्यक्ति जो है राजा की प्रशंसा करेगा, ठीक है ना, तो राजा बदले में उसे धन देगा। ठीक है ना, तो जब धन देगा तो धन के बदले में यह जो है राजा की जो प्रशंसा कर रहा है वह 100% सत्य नहीं होती थी। ठीक है ना, कई बार राजा को ना एक बहुत बड़ा चढ़ा बढ़ाकर बोलते थे, एंड इसके साथ बहुत सारे झूठों को भी उसमें सम्मिलित कर दिया जाता था। ठीक, कहने का मतलब है जो सच नहीं था उसको भी सम्मिलित किया जाता, वही सब प्रशस्ति कहलाती है। ठीक, उपाधि के बारे में बात करें तो महाराजा धीराज महान राजा और जो है राजाओं का आधिपत्य। ठीक, यानी कि महाराजा धीराज का शाब्दिक अर्थ है महान राजा या फिर राजाओं का आधिपत्य। ठीक, त्रिभुवन चक्रवर्ती इसका मतलब होता था तीनों लोगों का राजा, और महाराजा धीराज और त्रिभुवन चक्रवर्ती ये कई राजाओं ने उपाधि धारण की। ठीक, कुछ करों के नाम की बात करें, जैसे बात करें वेत्ती यह एक बेगारी के रूप में कर था। ठीक, कदम यह भूराजस्व था, एंड पारिवारिक संपत्ति के उत्तराधिकार पर भी उपकर लगता था। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है सुल्तान महमूद के बारे में। ठीक, क्या सुल्तान महमूद, यह जो है गजनी अफगानिस्तान के गजनवी साम्राज्य का शासक था। कौन? सुल्तान महमूद। ठीक, उसने जो है मध्य एशिया के कुछ हिस्सों, ईरान उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से पर नियंत्रण बढ़ाया था। ठीक, एंड इसी प्रकार से आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है उसने जो है लगभग हर वर्ष उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया था। ठीक, और आगे बात की जा रही है उसने जो है गुजरात के सोमनाथ मंदिर समेत जो अमीर मंदिरों को निशाना बनाया था। ठीक, एंड इसी प्रकार से आगे यहाँ पे बात की जा रही है उसने जो लूटी हुई संपत्ति का उपयोग गजनी का शासन शहर बनाने के लिए किया था। ठीक, इस राजा का नाम क्या था? सुल्तान महमूद। ठीक, आगे बात करें किताबुल हिंद के बारे में, तो किताबुल हिंद जो है ये महमूद ने एक
महमूद ने एक विद्वान अल बरूनी को उपमहाद्वीप का विवरण लिखने के लिए भेजा था। और ये अल बरूनी जो है यह एक इतिहासकार था उस समय का, ठीक है ना। और इसी की किताब है किताबुल हिंद, ठीक है। और इस किताब में जो है इतिहास के कई एक जो साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाता है कई एक घटनाओं को, ठीक। आगे बात की जा रही है, यह एक अरबी कृति थी, ठीक है ना। एंड इस विवरण को तैयार करने के लिए अल बरूनी ने संस्कृत विद्वानों से परामर्श लिया था और यह इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक। इस बुक को इतिहासकार जो एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक। चौहान या चौहान राजवंश के बारे में बात करें तो उन्होंने जो है दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया था। चौहान राजवंश ने कहाँ पे किया था? अजमेर, राजस्थान और दिल्ली के क्षेत्र पर, ठीक। आगे बात करें, उन्होंने पश्चिम और पूर्व तक अपना नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन गुजरात के चालुक्यों, ठीक है ना, और गुजरात के चालुक्यों और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़वालों ने उनका विरोध किया था, ठीक। चौहान वंश ने इनका मुख्यतः शासन था दिल्ली और अजमेर। इन्होंने पूर्व से पश्चिम तक अपना प्रशासन बढ़ाने के लिए जो कोशिश की थी, वही बात करें नीचे इधर की साइड पश्चिम में गुजरात के चालुक्यों ने और पूर्व में इधर पूर्व में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों ने उनका विरोध किया, ठीक। आगे बात की जा रही है पृथ्वीराज चौहान या फिर पृथ्वीराज तृतीय के बारे। इनका जो कार्यकाल रहा है यह करीब 1168 से और 1192 ईस्वी तक रहा है, ठीक। आगे इसमें बात की जा रही है, यह प्रसिद्ध चाहमान या चौहान शासक थे। कौन? पृथ्वीराज चौहान। 1191 ईस्वी में तराइन की पहली लड़ाई में अफगान शासक मोहम्मद गौरी को हराया था। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और गौरी की हार हुई थी, ठीक। वहीं आगे बात करें 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई हुई और जिसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई और गौरी की जो है विजय हुई थी, ठीक। अब हम बात करेंगे चोल वंश के बारे में। चोल वंश में यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ मैप में, ठीक है ना। तो ये जो चोलाज लिखी है, ठीक है ना, ये रेड वाला ये चोल वंश का शासन था, ठीक। चोल कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के अधीनस्थ थे, ठीक। और उदयपुर के चोल परिवार के विजयालय ने 9वीं शताब्दी के मध्य में जो है कावेरी डेल्टा पर कब्जा कर लिया था, ठीक। आगे बात की जा रही चोल साम्राज्य का विस्तार के बारे में। तो विजयालय के उत्तराधिकारी ने पांड्य और पल्लवों के पड़ोसी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी। राजाराज या फिर राजराज प्रथम सबसे शक्तिशाली चोल शासक था। एक क्वेश्चन बनता है, सबसे शक्तिशाली चोल शासक जो था वो था राजराज प्रथम, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है आगे बात की जा रही है राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी, श्रीलंका और जो है दक्षिण एशिया के देशों पर आक्रमण किया था, ठीक। चोल मंदिर की बात करें तो चोल मंदिर जो है यह तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर वास्तुकला और मूर्तिकला के चमत्कार थे, ठीक। एंड आगे बात करें तो इनका निर्माण जो है महत्वपूर्ण चोल शासकों जिसमें राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम के द्वारा जो कराया गया था, ठीक। ये सारे महत्वपूर्ण और जो बहुत ज़्यादा आकर्षक मंदिर सारे के सारे दक्षिण भारत में ही देखने को मिलेंगे। चोल मंदिर अक्सर जो है बस्तियों के केंद्र बने हुए थे, ठीक। यानी कि चोल मंदिर जो थे और अक्सर बस्तियों के केंद्र बने हुए थे, यानी कि चोल मंदिर बना गया और इनके चारों तरफ जो है बस्तियाँ बनी हुई थी, ठीक। मंदिरों को शासकों और अन्य लोगों द्वारा जो भूमि प्रदान की गई थी, ठीक है ना। मंदिर बनाने के लिए जो भूमि की जरूरत पड़ी थी वह शासकों ने दी और अन्य लोगों में जमींदार जनरली हुआ करते थे, ठीक। मंदिरों का महत्व के बारे में बात करें तो यह मंदिर जो है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक केंद्र है, ठीक। बस्ती, शिल्प और व्यापारिक केंद्र है। मंदिरों के पास काम करने वाले और रहने वाले लोग थे, ठीक। जैसे पुजारी थे, ठीक, और माला बनाने वाले लोग थे, रसोइये थे, सफाई कर्मचारी थे, संगीतकार थे, नर्तक थे। ये प्रमुख रूप से मंदिर में काम करने वाले लोग थे, ठीक। आगे बात करें तो चोल कांस्य प्रतिमाएं जो है दुनिया में सबसे विशिष्ट और बेहतरीन शिल्प जो है मानी जाती है, ठीक। कृषि के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो कावेरी नदी के कई चैनलों ने उपजाऊ मिट्टी, नमी और पर्याप्त जल की सुविधा प्रदान की है। प्रक्रिया में बात करें तो जो कृषि होती थी उसकी प्रक्रिया, ठीक। सबसे पहले वनों की सफाई यानी कि कटाई करी जाती, ठीक है ना। कटाई करने के वनों को साफ कर देते, भूमि का समतलीकरण कर लेते,
भूमि एक जैसी बना के फिर बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध, ठीक है ना, मेड़ बना लेते और उसके बाद जो खेती किया करते थे। ठीक, सिंचाई की बात करें, सिंचाई के तरीके, ठीक, तो इसमें जो नहरों का निर्माण किया गया, कुओं की खुदाई की गई और इसके साथ जो है वर्षा जल के संचयन के लिए टैंकों का, मतलब सिंपल है, तालाबों का जो है निर्माण किया गया था। ठीक, इसी प्रकार से प्राचीन काल में जो सिंचाई की जाती थी। सिंचाई कार्य करने के लिए जो है योजना बनाते थे। ठीक, श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, टैंकों, कुओं और नहरों के रखरखाव की आवश्यकता थी। आगे बात करें भूमि के प्रकार, उस समय भूमि के प्रकार, ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बना है, 2022 PCS में क्वेश्चन बना था, ठीक है ना। तो वेलन वगाई जो है यह गैर ब्राह्मण किसानों को दी गई भूमि थी। ठीक, एंड इसके साथ बात करें ब्रह्मदेव, यह ब्राह्मणों को दी गई भूमि थी। सालभोग, यह जो है विद्यालयों को रखरखाव के लिए दी गई भूमि थी। और ये पल्ल छेद, ये जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि थी। यह राजाओं के द्वारा दान में दी गई भूमि थी, ठीक है ना। एंड इसी प्रकार से जो है ये आपका देवदान, या जो मंदिरों को दान में दी गई भूमि थी। ठीक, और इसको शायद ब्रह्मदान के नाम से भी जानते हैं और ये तिरुमट्टू कन्नी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, आगे बात करें तो त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है कन्नौज गंगा घाटी का एक महत्वपूर्ण शहर था और जिसमें जो है सदियों तक 3 राजवंशों ने कन्नौज पर नियंत्रण के लिए संघर्ष किया था। ठीक, त्रिपक्षीय संघर्ष में, ठीक, त्रिपक्षीय जो संघर्ष था वह विशेषकर 3 साम्राज्यों के बीच में था, ठीक है ना, जिसमें आपके प्रत्याहार थे, ठीक है ना, ये थे आपके प्रत्याहार और ये राष्ट्रकूट थे और ये पाल थे, ठीक है ना। तो प्रत्याहार, पाल और राष्ट्रकूट, इनके बीच में जो संघर्ष था इसी को त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जानते हैं और कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए हुआ था। ठीक।